नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स और एनटीपीसी के सेकंड स्टेज एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। तो इससे संबंधित हम जो जीएस का पोर्शन है उसके लिए एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। और पहली जो हम सीरीज़ स्टार्ट किए हैं वो है जीव विज्ञान से संबंधित, और जीव विज्ञान का ये आज का दूसरा वीडियो है। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि चाय किसके उपयोग के कारण सर्वाधिक गर्म रहती है। तो ये है संशोधित जल के कारण। अगला है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो पिगमेंट से बना होता है, अर्थात ये पिगमेंट होता है। अगला है कि मानव शरीर का कौन सा भाग जो है वो रेडियो सक्रिय विवरण जो विकिरण होते हैं से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला शरीर का भाग जो है वो है त्वचा, क्योंकि त्वचा पर ही सबसे पहले ये विकिरण पड़ती हैं। अगला है कि वह कौन सा जैविक कारक है जिसमें एक जीव को हानि लाभ नहीं होता है जबकि दूसरा जीव लाभ में रहता है। तो ये है सहभोजिता का नियम, अर्थात वो जो जीव किसी अन्य जीव पर अपना निवास स्थान बनाया है या उससे भोजन ग्रहण कर रहा है तो वो खुद तो लाभ प्राप्त करता है लेकिन दूसरे को कोई विशेष हानि नहीं पहुंचाता है। तो इस प्रकार के जो जीवन होते हैं उनको सहभोजिता कहते हैं। अगला है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो होता क्या है कि श्वसन की गति बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर जब हम दौड़ते हैं या कोई भारी कार्य करते हैं तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे श्वसन की दर बढ़ जाती है, अर्थात हम तेज़ी तेज़ी सांस लेना शुरू कर देते हैं। आगे है कि जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है। तो जेनेटिक्स के पिता कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, अर्थात मेंडल साहब। अगला है कि चेचक के टीके की खोज किसने की। तो चेचक के टीके की खोज की है एडवर्ड जेनर ने। टीबी की चिकित्सा के आविष्कारक कौन थे। तो टीबी चिकित्सा का आविष्कार किया था रॉबर्ट कोच ने। अगला है कि वायरस अर्थात विषाणु ये सजीव है या निर्जीव है। तो विषाणु जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, अर्थात ये जब किसी जीवित कोशिका से बाहर होता है तो ये निष्क्रिय अवस्था में होता है और निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, परंतु जैसे ही ये किसी सजीव कोशिका में प्रवेश पाता है तो सजीव की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। अगला है कि 2,4-D किसके उन्मूलन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये खरपतवारनाशी है और खरपतवार के उन्मूलन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य जो करता है वो हमारा करता है आरबीसी, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं। अगला है कि धान के खेत किस प्रकार का जीवोम है। तो ये अप्राकृतिक जीवोम है, मतलब ये मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, तो इसलिए इसको अप्राकृतिक जीवोम कहा गया। अगला है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि। इसमें पौधे मिट्टी में न उगाकर पानी में उगाए जाते हैं, जहां पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति बाहर से कर दी जाती है पानी में। अगला है कि गाय के दूध में कितना प्रतिशत पानी की मात्रा पाया जाता है। तो गाय के दूध में जो पानी का प्रतिशत है वो 87% है और इसमें वसा की मात्रा कम होती है।
अगला है कि हाइड्रा के अंतः त्वचा का मुख्य कार्य क्या है। तो हाइड्रा का जो अंतः त्वचा होता है वो पाचन एवं अवशोषण का कार्य करता है। अगला है कि पुष्पों के रंगों की विभिन्नता का क्या कारण है। तो ये जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये होता है एंथोसाइनिन के कारण, अर्थात ये एक एंथोसाइनिन पदार्थ जो है इसके कारण पेड़ पौधों में जो विभिन्न प्रकार के रंग आते हैं या उनके फूलों में जो विभिन्न प्रकार के रंग आते हैं वो एंथोसाइनिन के वर्णक के कारण ही होता है। अगला है कि समुद्री केल्प क्या है। तो समुद्री केल्प जो हैं ये भूरे शैवाल हैं। आगे बात करते हैं कि कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो कोशिकीय श्वसन अर्थात जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो जब शरीर अवशोषित कर लेता है और साथ ही साथ जो हम सांस लेते हैं जिसके द्वारा ऑक्सीजन का प्रवाह सेल्स में पहुंचता है, तो उससे कोशिकीय श्वसन होता है जिससे एटीपी उत्पन्न होती है और ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अगला है कि किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो ये बताए थे हेक्सले महोदय ने, जैसा कि यहाँ पे लिखा है हक्सले, लेकिन उनका वास्तविक उच्चारण हेक्सले है। अगला है कि वायुमंडल में CO2 मुख्यतः किससे बनी है। मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से किससे बनी है। तो ये बनी है जीवों के श्वसन के फलस्वरूप। जब जीवों का प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पर तो उनके श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित हुई। अगला है कि जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीव और वातावरण के बीच जो संबंध हैं उनका अध्ययन हम करते हैं पारिस्थितिकी के अंतर्गत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। अगला है कि NP30 किसकी समुन्नत किस्म होती है। तो MP30 है गेहूं की एक किस्म। अगला है कि प्रतिवर्ती क्रिया किस अंग के द्वारा संपादित होती है। तो ये है मेरुरज्जु के द्वारा, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। वैसी क्रियाएं जिसमें शरीर तत्काल रूप से प्रतिक्रिया करती है। जैसे हम जलते हैं तो हाथ अचानक से उड़ जाता है। अगला है कि हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का एक भाग है जो पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, उसे कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ पे लिखा है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक। तो ये पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है जहाँ पर रीढ़ की हड्डी आके जुड़ी होती है। अगला है कि नर एवं मादा के युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर और मादा के युग्मक का संलयन होता है तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, जिससे संतान उत्पत्ति में के लिए एक स्ट्रक्चर बनता है, शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है निषेचन के फलस्वरूप। तो अगला है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती हैं। तो ये ग्रंथि है मानव शरीर में अग्नाशयी ग्रंथ, जो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार में कार्य करती है। अगला है कि किस ताप पर एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाती है। तो ये है 60 डिग्री सेल्सियस पर या उससे अधिक। इस डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाए तो जो एंजाइम्स होते हैं उनकी सक्रियता नष्ट हो जाती है। एंजाइम्स में जैसे खमीर का उठना, दही का जमना इत्यादि। अगला है कि ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो ये है 673 किलो कैलोरी। आगे बात करते हैं कि रक्त वर्गीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है कार्ल लैंडस्टीनर को, जिन्होंने 1902 में रक्त का वर्गीकरण किया
और रक्त का वर्गीकरण 4 भागों में किया, जिनमें हैं ए, रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। अगला है कि मनुष्य शरीर के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो ये 0.8 सेकंड का लगभग समय लगता है। अगला है कि एमनेसिया में किसकी ह्रास अवस्था समाप्त हो जाती है, तो एमनेशिया में स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है, अर्थात हम याद नहीं रख पाते हैं। अगला है कि पेंक्रियाटिस जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। पेंक्रियाटिक्स मतलब अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम, ये है ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला है कि ईथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ईथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ईथोलॉजी में किया जाता है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। अगला है कि क्रेटिनिज्म रोग में क्या होता है, तो इसमें शरीर का विकास जो है वो कुंठित हो जाता है और शरीर पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाता है। अगला है कि जेरोंटोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो जेरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति या जीव वृद्ध कैसे होता है और वृद्ध होने के फलस्वरूप उनमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका अध्ययन हम जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए हो तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उनका ब्लड ग्रुप ए या ओ होने की संभावना रहती है। अगला है कि जहाज़ के चलने से किस अंग पर प्रभाव पड़ने से समुद्री बीमारी हो जाती है, तो ये है आमाशय पर। अगला है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर कौन सा अंग जो है वो नियमित करता है, तो पीएच वैल्यू हमारे रक्त की कितनी होगी इसको नियमित करता है गुर्दा अर्थात किडनी। अगला है कि न्यूरॉन किसकी इकाई का माप है, तो न्यूरॉन है ये तंत्रिका तंत्र की इकाई। अगला है कि शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है, तो ये है हाइपोथैलेमस। इससे ताप का नियमन भी होता है, गुस्से का नियमन होता है, प्रेम का, ठंडा गर्म का इत्यादि। अगला है कि लौंग के तेल का मुख्य घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो वो है यूरेनॉल। तो ये दांत का दर्द दूर करने के लिए यूज़ करते हैं यूरेनॉल, जो लौंग के तेल में पाया जाता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधे करते हैं वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं पानी से। अगला है कि ग्रेनुम किसका अवयव है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट का। अगला है कि पॉली पोलेंट्रोलॉजी पोलेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये है जीवाश्मों का अध्ययन। अगला है कि मॉर्फिन को किस वर्ग में रखा जाता है, तो मॉर्फिन ये है एक नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब होता है जो बॉडी को सुषुप्तावस्था में ले जाती हो, तो ये मॉर्फिन का काम है। अगला है कि नोरिन 10 किस फसल की बौनी नस्ल है, तो ये है गेहूं की, अर्थात इसकी लंबाई कम होती है। अगला है कि सरकार की ओर से कृषकों को अधिकृत रूप से वितरित किए जाने वाले बीज किस प्रकार के होते हैं, तो वो बीज होते हैं प्रमाणित बीज। अगला है कि क्षेत्रफल और उत्पादन के संदर्भ में भारत की प्रथम फसल कौन सी है, अर्थात वो फसल जो अधिक क्षेत्रफल घेरती हो और उसका उत्पादन भी सर्वाधिक भारत में है, तो वो है चावल। अगला है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, तो ये है किंग कोबरा। अब आगे बात करते हैं कि कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो
प्रकृति में नहीं पाया जाता, तो ये है ट्रेटिकेल, जो मानव निर्मित है। अगला है कि नीम के वृक्ष ने किस रूप में औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है, तो ये है जैव उर्वरक के रूप में, जैव कीटनाशी के रूप में, प्रजनन रोधी के रूप में इत्यादि इसके प्रमुख कार्यों में औद्योगिक उपयोग हो रहा है। अगला है कि पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ था, तो ये है 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अगला बात करते हैं कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, तो ये अपने परिवर्धन के 6ठे सप्ताह से, अर्थात 1.5 महीने के बाद। अगला है कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो भैंस के दूध में वसा की औसत मात्रा होती है 9%। अगला है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी में, हल्की रोशनी में बैठने पर शरीर स्वयं रूप से उसको जनरेट करती है। अगला है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पोषणदायक तत्व कौन से हैं, तो वो है कैल्शियम और पोटेशियम। अगला है कि लहसुन की जो गंध होती है वो किस कारण से होती है, तो लहसुन में जो गंध होती है वो सल्फर यौगिकों के कारण होती है। अगला है कि मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कोलोलॉजी। अगला है कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो स्वप्नों के अध्ययन को ऑर्निरोलॉजी कहा जाता है। और इंसुलिन की अणु संरचना का अध्ययन किसने किया था, तो ये थे एफ शेंगर। अगला है कि स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध किया था, तो ये फ्रांसिस रेड्डी हैं। फ्रांसिस रेड्डी ने स्वतः जनन के सिद्धांत को असत्य घोषित किया था। अगला है कि मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एल्ब्यूमिन या एल्ब्यूमिन। अगला है कि गुर्दे का भार कितना होता है, तो लगभग 150 ग्राम। अगला है कि जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो जंतु अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। अगला है कि पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो पौधे जो हैं वो स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, जिनके पत्तियों में जमा होता है। और जंतुओं में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जो यकृत में जमा होता है, और आवश्यकता पड़ने पर बॉडी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त में प्रवाहित कर देती है। अगला है कि जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई, तो लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व हुई है। अगला है कि बैक्टीरिया खाने वाला वायरस को क्या कहते हैं, तो बैक्टीरिया खाने वाले वायरस को कहा जाता है बैक्टीरियोफेग। अगला है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में। अगला है कि ऐसे अंग जो समान कार्य करने के लिए समान दिखाई देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो समरूप अंग कहलाते हैं। अगला है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तो ये लैंडस्टीनर तथा वीनर ने 1940 ईस्वी में की थी। अगला है कि सबसे तेज तंत्रिका का वेग कितना होता है, तो ये होता है 532 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो मनुष्य के शरीर में लगभग 65% जल होता है। अगला है कि हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है, तो लगभग 4.5 लीटर यानी 4.5 लीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है
कि वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो लगभग 1450 ग्राम होता है। अगला है कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये है स्टेपस या स्टेपीज हड्डी। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की फीमर हड्डी होती है। अगला है कि प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन जे मुल्डर ने किया था। अगला है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त किया था, तो ये बैंटिंग एवं बेस्ट साहब थे। अगला है कि लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि जलीय अपघटक विकारों के कारण, अर्थात लाइसोसोम जो होता है यदि किसी सेल में डैमेज हो गया और वो रिपेयर होने के काबिल नहीं है, तो लाइसोसोम क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पूरे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। तो ये लाइसोसोम जो होते हैं वो फट जाते हैं, जिससे उनमें जो एंजाइम होते हैं एक साथ बाहर आ जाते हैं और पूर्ण रूप से वो सेल टूट के बिखर जाता है। तो इस प्रकार से लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है कि वो खुद भी मरता है और साथ में सेल्स को भी लेके मर जाता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। अगला है कि राइबोसोम का कार्य क्या है, तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगला है कि एटीपी का निर्माण किस में होता है, तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध पूछ ले कि किससे है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। श्वसन के उपरांत जो होता है एटीपी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ। यदि हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।